हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर लगभग 40 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन इस पार्ट में, 20 क्वेश्चन पार्ट नंबर बी आएगा उसमें। ठीक है। और इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे 13 दिसंबर 2017 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई 2021 के लिए तो है ही, साथ में एमपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए, और साथ में एसएससी जो यूपी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ ये जो रिटर्न एग्जाम होता है यूपीएसआई का, उसका ये पूरी स्कीम देके रखिए। रिटर्न एग्जाम जो है ना, 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें हिंदी का आता है। हिंदी के ऑलरेडी हम 17 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो 17 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखिए हिंदी की, आप वो 17 पार्ट देख सकते हैं 1 बाय 1। दूसरा जो है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, इसके हमने लगभग 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर। पाथ क्रिएटर एकेडमी सर्च करिए, आपको सारी ये सारे सब्जेक्ट के वीडियो स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएंगे। ठीक है। और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब मैथ मैथ के लगभग 6 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, 6 पार्ट आ चुके हैं। और मानसिक अभिरुचि, ये रीजनिंग का ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट डिस्कस किए जा चुके हैं, वो 3 पार्ट की लिंक देके रखिए, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है। इसके टोटल रीजनिंग के लगभग 54 पार्ट आएंगे कंप्लीट। अभी ये चौथा पार्ट चल रहा है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में अलग है। तो क्रिकेट, स्क्वैश और टेबल टेनिस और फुटबॉल। ठीक है। तो हमको ये देखना है, देखिए क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाता है, स्क्वैश जो स्क्वैश ग्राउंड में नहीं होता बट एक रूम टाइप का रहता है उसके अंदर खेलते हैं। टेबल टेनिस भी लगभग ऐसे इंडोर गेम्स है, और फुटबॉल भी ग्राउंड में होता है। तो जो स्क्वैश देख, क्रिकेट में भी जो बैट्समैन रहता है उनके पास बैट बॉल रहता है हाथ, स्क्वैश में भी उनके हाथ में बैट रहता है। ठीक है। और टेबल टेनिस में भी उनके हाथ में, बट फुटबॉल जो क्या है उस वो पैर के माध्यम से खेला जाता है। तो फुटबॉल क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा। अगर अलग बताना है तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, देखिए ये जो पार्ट नंबर 4 है इसके दो, ये जो पार्ट नंबर 4 है इसके अंदर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो अगला पार्ट आएगा पार्ट नंबर 5, उसके अंदर हम 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो चैनल पर लोग नए नए लोग जुड़े हुए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन्हें रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और जो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो पाथ क्रिएटर एकेडमी को सिंपली सर्च करें, उनको ये लोगो दिख जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, एक कागज के टुकड़े को नीचे दी गई आकृति के अनुसार काटा गया जिसका एक हिस्सा गायब है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, एक हिस्सा गायब है। जवाब में दी गई आकृति में से उपयुक्त हिस्से का चयन करना है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे उपयुक्त आकृति कौन है? तो देखिए यहाँ पे एकदम स्ट्रेट है ना ये, तो हमें स्ट्रेट पार्ट चाहिए। तो स्ट्रेट इसमें भी है और इसमें भी है, बट इनका इनसाइड वाला पार्ट ऐसे घुमावदार है। इसका तो ये स्ट्रेट है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और 2 ऑप्शन थे हमारे पास ये, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्न में से कौन सी आकृति इनके बीच में रिश्ते को दर्शाती है? स्टोव, जिसपे हम कोई चीज गर्म करते हैं। ठीक है। फ्रीजर, जिसके अंदर कोई भी चीज ठंडा करते हैं। बर्फ का टुकड़ा, तो फ्रीजर के अंदर आएगा बर्फ का टुकड़ा। देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा फ्रीजर, उसके अंदर आएगा बर्फ का टुकड़ा। और स्टोव तो इन दोनों से अलग ही है, ये गर्म करने का काम करता है और फ्रीजर ठंडा करने का काम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्न में से कौन सी आकृति इनके बीच के रिश्ते को दर्शाती है? अफ्रीका, सेशल्स और विक्टोरिया। तो देखिए अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके अंदर एक कंट्री है सेशल्स, उसके अंदर कंट्री है सेशल्स। ठीक है। और सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया, तो उसके अंदर विक्टोरिया जाएगी। बट इनमें से कुछ भी रिलेट नहीं कर रहा है, इनमें से कोई सा भी डायग्राम इस तरीके का नहीं बनना। तो ये चारों के चारों गलत है, उस तरीके का डायग्राम ऑप सही है। ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि बड़ा जो है ना वो आपका कॉन्टिनेंट हो गया, उसके अंदर एक कंट्री हो गई सेशल्स, और उस कंट्री के अंदर एक विक्टोरिया हो गया। तो ये डायग्राम आपका सही है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से 3 प्रश्न और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। ठीक है। तो देखिए
कुछ कागज इस्पात हैं, तो मैंने बना लिया ये कागज, कि इसे कागज हो गए, कुछ कागज जो है इस्पात हैं, आई से बन गया इस्पात, ठीक है। सारे इस्पात धातु हैं, जितने के जितने इस्पात हैं वो क्या है, धातु है ना, डी से बना दिया धातु। और सारी धातुएं काली हैं, जितनी भी धातु हैं वो क्या है, काली। इसे छोटा बनाना थी थोड़ी, काली के मतलब काली हो गया, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ कागज धातु हैं, ये तुम्हारे कागज हैं, ये सबसे बाद में कागज, ये कागज, कुछ कागज धातु हैं, यस, कागज के अंदर ही तो धातु हैं, ठीक है। कुछ कागज धातु हैं, सभी धातुएं काली हैं, अच्छा के से काली, इधर तो काली लिख लेने दो, काली है ना, ये लिखते ही तो नहीं बन रहा, काली है ना, काली हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब लिखेगा। तो ये कागज, कुछ कागज, पहला निष्कर्ष क्या बोला था, कुछ कागज धातु हैं, ये है तुम्हारे कागज, ये रहे कागज। और कुछ कुछ कागज धातु हैं, हाँ ये धातु वाला हिस्सा है, ये कागज वाला, तो ये इनके बीच में आ रहा ना, ये इतने कागज धातु हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारा इस्पात काला है, जितना का जितना इस्पात है, क्या वो काला है, हाँ बिल्कुल, इस्पात तो काले के अंदर है ना, तो पूरा का पूरा इस्पात जो है ना काला तो रहेगा ही, तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सूर्या के सिर्फ दो बेटे हैं, सूर्या के सिर्फ दो बेटे हैं, एक और दो, ठीक है, मुथु और अजय। एम से बना लिया मुथु और ए से बना लिया अजय, ठीक है। दिव्या अजय के भाई की बेटी है, जो दिव्या है वो अजय के भाई की बेटी है, अजय का भाई कौन है, मुथु, उसकी बेटी हो गई, ये बेटी हो गई दिव्या, ठीक है। दिव्या अजय के भाई की बेटी है। सीता मुथु की पत्नी है, तो सीता, इधर सीता बना लेते हैं, ये सीता की शादी हुई मुथु से, ठीक है, पत्नी है। अनिल की दिव्या से शादी हुई है, ये क्या बोल रहा है, दिव्या अजय के भाई की बेटी है, सीता मुथु की पत्नी है, अनिल की दिव्या से शादी हुई। अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या, अनिल की दिव्या से शादी हुई, सीता मुथु की पत्नी है, सीता जो है, अच्छा ये अजय, ओके अजय, अजय सॉरी, अनिल की, अनिल मतलब एक अनिल नाम का लड़का है, अनिल पूरा लिखना चाहिए इसलिए, अनिल की, ये अजय है, ए जे ए वाई, ठीक है। अनिल की दिव्या से शादी हो जाती है, ठीक है, अनिल की दिव्या से शादी हुई, यहां तक आ गए। अब अनिल का सीता के देवर के पत्नी, अनिल का जो अनिल है, इसकी सीता के देवर, सीता ये है, उनके देवर ये है अजय, देवर के पिता, देवर के पिता मतलब ये सबसे ऊपर सूर्या, सूर्य, सूर्या के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, इनकी सूर्या की पत्नी से क्या रिश्ता है, किसका रिश्ता बनाना है, अनिल का। तो क्या हो जाएंगे देखिए, अनिल दिव्या, अनिल और दिव्या हस्बैंड वाइफ हैं, और इनके, अगर अनिल मतलब ये जो एम है मुथु, मुथु के दामाद हो जाएंगे अनिल, और इनके लिए क्या बोलेंगे, तो ये एक प्रकार से पापा ही बोलते हैं ना, रियल पापा तो इनके दोनों होंगे, लेकिन पत्नी के पापा जी, ये इनके पापा जी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके भी पापा जी पूछ रहे हैं, तो क्या सीता के क्या रिश्ता होगा, तो देखिए, किसका रिश्ता पूछ रहे हैं, पिता का पत्नी से क्या, पिता की पत्नी से क्या रिश्ता होगा, पत्नी से क्या हो, अनिल का, अनिल का रिश्ता पूछ रहे हैं, तो अनिल कौन हो जाएंगे, तो देखिए इनके पुत्र तो, मतलब जो पत्नी है उसके पुत्र कौन हो गए, ये मुथु, और मुथु की भी पुत्री कौन हो गई, दिव्या, और दिव्या से अनिल की शादी हुई, तो मतलब ये पुपौत्र दामाद, और पुपौत्र की पत्नी, पुपौत्र की पत्नी तो अलग है, दामाद तो हो ही नहीं सकते, और पुपौत्र नहीं हो सकते, पुपौत्र दामाद होंगे, पुपौत्र दामाद का मतलब पुत्र की पुत्री के दामाद है, ठीक है, तो इसलिए पुपौत्र दामाद, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86 क्या, 87 क्या कहता है, रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, रहीम जो है वो क्या कर रहा है, दक्षिण में, ये हो गया साउथ, ये दक्षिण में 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तब वह है दाएं मुड़ता है, फिर इसके बाद दाएं मुड़ता है, तो रहीम का दाएं कौन सा हो जाएगा, तब वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो उसका दाएं ये हो जाएगा, और वो 5 किलोमीटर चलता है।
फिर वह दाएं मुड़ता है, तो इस अभी दाएं कौन सा होगा, दाएं ये मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो 8 वापस से चल दिया, 8 पहले चला था, फिर 5 चला, फिर 8, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, इधर तक आ गए। इस बिंदु पर वह दाएं मुड़ता है, इस बिंदु पर फिर वो दाएं मुड़ा, तो दाएं ये हो गया, और 6 किलोमीटर चलता है, तो 5 तो इधर तक आ गया, एक और चल गया, ठीक है, इधर पहुंच गया मतलब। फिर 6 किलोमीटर चलता है, तो बताएं प्रस्थान बिंदु से वह कितने किलोमीटर दूर और किस दिशा में है। तो प्रस्थान बिंदु तो ये था, यहां से शुरू की थी, तो 1 किलोमीटर ईस्ट साइड है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और जवाब दें कि निम्न दलीलों में से कौन सी प्रबल है। क्या स्कूल स्तर पर 9वीं कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए। जो स्कूल स्तर है उसमें 9वीं कक्षा तक पूरी की पूरी वार्षिक परीक्षाएं होती है ना, उनका परीक्षाओं में तो रिजल्ट का पता चलता है, तो जो एक ही बार परीक्षा होती है वार्षिक, ठीक है, तो उन्हें बंद कर देना चाहिए, ऐसा बोला है एक वक्तव्य में। और दलील क्या की दलील, दो दलीलें नहीं है, पहली और दूसरी, तो हमको ये बताना है कौन सी दलील प्रबल है। हाँ, इससे से अधिक ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, पहली दलील। दूसरा, नहीं, यह छात्रों को कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद नहीं करेगा। तो देखिए, हाँ अगर ये कर दिया जाए, छात्रों का जब परीक्षण ही नहीं हो पाएगा कौन सही है कौन गलत है, क्या कितने पानी में है, तो कैसे पता चलेगा कोई भी चीज, तो पहली दलील तो एकदम खारिज हो रही है। यह छात्रों को कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड दलील जो है ना वो प्रबल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, एक परिवार में एम के दो बेटे हैं पी और एस। एम एक मान लेती है व्यक्ति है, उसके दो बेटे हैं, कौन कौन, उसके दो बेटे हैं, एक तो पी है और एक एस है। एस की शादी आर से हो जाती है, जो एस है इसकी शादी किससे हो गई, आर से, ठीक है, आर से हो गई शादी, आर से हुई। टी एम का इकलौता पोता है, जो टी है वो एम का इकलौता पोता है, भाई जिसकी शादी हुई उसी का तो पोता होगा। टी जो है एम का इकलौता पोता है, एम ये है, पोता कौन कहलाएगा, ये तो एस तो इनका बेटा है, एस और पी तो इनके बेटे हैं एम के, और उनका भी लड़का पोता कहलाएगा, पोता है। तो बताएं पी का आर से क्या संबंध है, पी का आर से, पी का संबंध बताना है, तो पी तो देवर हुआ ना आर का, आर का तो देवर हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए प्रश्न इधर बताना है हमको क्या आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं हम सीरीज में 10 से 13 हुए, मतलब 3 बढ़ गए, ठीक है, और 13 से 17, 13 और 4 17, 4 बढ़ गए, ठीक है, और 17 और 7, 17 7 24, मतलब 4 और 3 को जोड़ गए 7 बढ़ गए, तो 24 हो गए, 24 और ये 35 है, तो मतलब प्लस के 11, 24 और 11 जोड़ेंगे तो 35। तो अभी हमको क्या करना है, 7 4 11, और 11 और 7 18, इस बार तो 18 जोड़ना चाहिए, मतलब दो अक्षरों को जोड़ रहे हैं, जैसे 4 और 3 को जोड़ के 7 जोड़े थे, और 7 और 4 को जोड़ के 11 जुड़े, तो 11 और 7 को जोड़ के, इधर देखिए पहले 10 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 24 है, फिर 35 है, तो ये पूछा है कि इधर आगे नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, तो 10 से 13 मतलब 3 जोड़े, 13 प्लस 4 जोड़ा तो 17 हो गए। अब इधर जो है इन दोनों को मिला के जोड़ा है, 4 और 3 7, तो 24 हो जाएगा, ठीक है, फिर इधर इन दोनों को मिला के जोड़ा है, 7 4 11 को, तो 11 जुड़ गए, 11 जुड़ गए, तो 35 के बाद इधर इन दोनों को मिला के जोड़ना चाहिए ना, 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18, 18 35 में जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 18 जोड़ दिए, 8 5 13 के 3, हाथ के एक, 3 और 1 4 और 1 5, मतलब 53, कितना आंसर आ जाएगा 53, 53 ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, निम्न प्रश्न में दी हुई चार आकृतियां एक श्रृंखला बनाती हैं, परंतु उनमें से एक आकृति उस श्रृंखला के पैटर्न का अनुसरण नहीं करती। कोई एक आकृति है जो अनुसरण नहीं कर रही, देखिए यहाँ पर ये डब्बा है और ये तुम्हारा ये एक साइन है, तो देखिए इस आकृति में क्या हुआ, ये डब्बा इधर आ गया, मतलब ये रेक्टेंगल इधर आ जाता है, और ये जो साइन है ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अगली आकृति में देखिए ये जो डब्बा है ये इधर नीचे जाता है और ये साइन इधर आ जाता है, हो गया। तो फिर ये डब्बा इधर होना चाहिए अगली आकृति में, और ये वाला बॉक्स जो है ना इधर होना चाहिए, तो इसमें तो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो इनकरेक्ट है। तो ये कहाँ पर देख रखा है वो देख लीजिए, ये यहाँ पर देख रखा है,
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, योग ने बिंदु ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की दूरी तय की। योग नाम का कोई है, बंदा है, उसने बिंदु ई से लेके एफ तक, कहां तक, एफ तक, बिंदु ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, कितना, 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर के बाद कहां पर जा रहे हैं, एक मिनट, 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, वो ट्रेवल करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बिंदु एफ से बाएं, एफ से वह दाएं मुड़ा, बिंदु एफ से वह दाएं, दाएं कहाँ होगा, पहले तो 7 किलोमीटर चल गया, दाएं उसका ये पक्ष होगा, दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, कितना चला, 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर इसके बाद 8 किलोमीटर की दूरी तय कर बिंदु जी तक पहुंचता है। ये बिंदु जी आ गया, जी तक पहुंच गया, वहां से वह दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब इसका यहां से दाएं ये होगा, दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, तो 7 किलोमीटर ये चल गया, दूरी तय कर बिंदु एच पर पहुंचा, तो ये आ गया बिंदु एच। ठीक है, बिंदु एच पर पहुंचा, बिंदु एच पर वह बाएं मुड़ा, तो दाएं ये होगा और बाएं ये होगा, मतलब नीचे की ओर मुड़ा, और आई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर चल गया आई तक, आई इधर आ गया, मतलब सबसे नीचे इधर आई आ गया। ठीक है, पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चल, अब भाई प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर, ये था प्रारंभिक बिंदु, तो देखिए ये इधर 8 था, तो इसके सामने ये भी 8 होगा, होगा कि नहीं, और 8 और 3 ये सामने, 8 और 3 कितने होंगे, 11 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से अलग है। फेनोलॉजी, फेनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई घटना या मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी मतलब जानकारी बताता है तो उसे फेनोलॉजी बोलते हैं, या फिर प्राणी या वनस्पति का अध्ययन जो बोल करवाता है वो उसे बोलते हैं फेनोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी तो सिंपल है, पक्षियों के बारे में जब अध्ययन करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पैलियोबोटनी, पैलियोबोटनी उसे बोलते हैं जब हम पैलियोबोटनी पुरानी जो वनस्पति के बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं तो उससे बोलते हैं पैलियोबोटनी। ठीक है, और ये फाइथोजियोलॉजी, फाइथोजियोलॉजी मतलब पेड़ पौधों की जियोग्राफी के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब पादप जगत का हम अध्ययन करते हैं, भूगोल, पादप जगत की भूगोल के बारे में बताते हैं, तो उसे बोलते हैं हम पाइथोजियोग्राफी। ठीक है, तो इसमें भी हमारे वनस्पति आ रहे हैं, इसमें भी वनस्पति आ रहे हैं, और ये भी वनस्पति और प्राणी दोनों आते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है, तेरा पक्षी के बारे में आ रहा है, तो ये तीन तो बिल्कुल सेम है। उन्होंने क्या पूछा है, विकल्प जो चयन करें जो दिए गए विकल्प से अलग है, तो ऑर्निथोलॉजी अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94, दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जो मैजिस्टिक शब्द के अक्षरों को जोड़कर नहीं बनाया जाता। देखिए इस तरह के शब्दों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहला ऑप्शन देखेंगे, फिर इसके बाद सीधा डी देखेंगे, सेकंड और थर्ड जो है ना वो बाद में देखेंगे। तो मैजिस्टिक, SEMA, एस तो ये है, ए भी है, ई भी है, और MATI, एम ये है, MATIC, ये सारे अब ये तो बन सकता है आराम से। ठीक है, अब देखते हैं एपिक, EPI, ई पी तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपिक नहीं बन सकता, बाकी सारे बन ही जाएंगे फिर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, टी पी की बहू है, टी जो है वो पी की बहू है, पी की बहू है ना, तो ये हो गया पी, और जो ये पी का एक लड़का होगा उस लड़के की बहू होगी, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो वो है बहू कौन है, टी, पी की बहू हो गई, और इसका एक लड़का होगा। ठीक है, पी की एक बेटी यू है, पी की एक बेटी भी है, तो इधर पास में बना दो, बेटी ये बेटा हो गया और एक बेटी यू है, यू बेटी हो गई, एक बेटा डब्लू है, तो डब्लू यही तो, एक बेटा डब्लू है मतलब यही तो हुआ डब्लू, डब्लू का टी से क्या रिश्ता है, डब्लू का टी से क्या रिश्ता है, पति है भाई, ऑप्शन नंबर ए डब्लू का। ठीक है,
टी का पति है W। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, एक विशेष कोड में अगर बिगिन को बाय एल जे एच के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है तो बताएं जे ओ जेड एन ओ एल को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बी ई जी आई एन इस तरीके से लिखा है, उसको हमने क्या कर दिया इधर इन्होंने कोड क्या कर दिया बाय एल जे एच के इस तरीके से कोडित कर दिया। तो देखिए क्या हो रहा है अगर हम आई जे के एल एम एन के एल एम एन इधर जा रहे हैं ना, के एल एम एन मतलब थर्ड पोजीशन +3 जोड़ रहा है, ठीक है इसमें, और बाय से जेड ए बी तो इसमें भी +3 जोड़ रहा है, ठीक है। अब अगर +3 से करें तो इनमें डब्लू जेड पीछे, अच्छा इससे भी सॉल्व हो सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ ठीक है। तो देखिए बाय से बी तो हमें क्या बताना है जॉनल का, तो हमने लिखा जॉनल ZONAL ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। तो जेड से बाय से हम +3 गए, अच्छा जॉनल का कोड बताना है, ओके। तो डब्ल्यू से इधर लिखेंगे हम, तो इसके नीचे जॉनल को हम जॉनल का कोड क्या बताएंगे, इधर से लिखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू से W x/Z +3 हो गया, ठीक है। अब हमें +3 ऐसा करना कि के एल आ जाए, तो आई जे के एल आई आएगा पीछे, तो डब्ल्यू और आई आना चाहिए। तो डब्ल्यू और आई वाला कौन सा ऑप्शन है, अब तो डी आ रहा है और ए आ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, आई के बाद एच आ गया, आई जे के नहीं एच से जी एच आई, एच के बाद आई आ गया, जी जे के एल एम एन जी एच आई जे +3 +3 करके आया ना। तो ऐसे ही करके +3 करके एन के बाद क्या आता है MNOPQ जॉनल का देखिए JGHIJ, तो MNOPQ क्यू आना चाहिए बीच में, बीच में क्यू किसके आया है, ना तो इसके आया ना इसके आया, इसके आया है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। पहले नंबर तो ये दो तो हमारे क्रॉस हो ही गए थे, अब ये दो बचे थे, हमने बीच का और देख लिया क्यू। कैसे क्यू आया देखिए, जी से जी से HIJ +3 हुआ ना, तो बीच के अक्षर से इस तरीके से जे बना, तो इस तरीके से हमें दो तो मिल ही गए थे हमारे, ये जो तीसरा अक्षर है एन, एन से +3 कर देना है MNOPQ, तो क्यू बन गया, तो क्यू एक ही में है ओनली और इसमें नहीं था, तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 97, नीचे दिए नीचे दिए गया सवाल जो दो वक्तव्यों में फर्स्ट और सेकंड में बनाया गया है, आपको तय करना है कि क्या वक्तव्यों में दी गई जानकारी सवाल के जवाब देने के लिए पर्याप्त है। दोनों वक्तव्यों को पढ़ें और सही जवाब का चयन करें। सवाल, अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं, जो अनिका है उसकी क्लास में कितने लड़के अनिका से छोटे हैं। तो पहला वक्तव्य क्या बोल रहा है देखिए, उसकी कक्षा में टोटल 30 कितने 30 लड़के हैं जिसमें से 19, उसकी कक्षा में 30 लड़के हैं जिसमें से 19 लड़के अनिका से लंबे हैं। टोटल कितने लड़के हैं 30, तो अनिका मान लो ये हो गई अनिका, तो 19 तो उससे लंबे हैं और एक अनिका को मिला दें तो 20, मतलब 10 उससे छोटे होंगे, ठीक है ऐसा ही तो है। 19 लड़के तो उससे बड़े हैं, ठीक है, बट 10 लड़के जो हैं उससे छोटे रहेंगे, 19 10 29 और अनिका को खुद मिला देंगे तो 30, तो 10। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था ये तो पहले ही से मिल गया, तो वक्तव्य फर्स्ट में मौजूदा आंकड़े सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98, एक कागज के टुकड़े को नीचे दी गई आकृति के अनुसार काटा गया जिसका एक हिस्सा गायब है, इधर ये वाला हिस्सा गायब है, तो इनमें से हमें वो हिस्सा बताना है जो यहाँ पे जुड़ सकता है। तो उसमें सबसे पहले तो बिंदु आना चाहिए, तो बिंदु तो सब में आ रहा है, इसमें गलत जगह पे इधर बिंदु आ रहा है, बिंदु बाहर आना चाहिए और साथ में इसका कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, ये ऐसा इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये बॉक्स होना, तो बॉक्स और इस तरीके के दो कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो है भी नहीं, ठीक है। और ये जो बिंदु है क्या ये हो सकता है और क्या ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कैसे हो सकता है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट तो गया बट यहाँ पे बॉक्स कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया,
और यहाँ पर बॉक्स है ओनली, ठीक है। और लेकिन इसके यहाँ पर बॉक्स है, चलो सबसे मतलब इसमें उचित आंसर बी है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉक्स है फिर यहाँ पर भी एक बॉक्स होना थी इसमें, ठीक है। तो ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स तो इसका काम करेगा। तो सबसे बेस्ट आंसर वैसे यही है, इसके अलावा ये जो आंसर है तो ये तो लग ही नहीं सकता कहाँ पे ये बैठेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए विकल्प में दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध के अनुसार प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो देखिए ये लिखा है कास्टिज्म मतलब जातिवाद, और डिस्क्रिमिनेशन, ये लिखा डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो दो खाली जगह है इनमें बताना है। तो ये लिखा है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का इसका और क्या मतलब सिनोनिम्स क्या हो सकता है? जेंडर इक्वलिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, इनजस्टिस, इनजस्टिस तो नहीं, लिबर्टी, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी के लिए वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और जवाब दें कि निम्न में से कौन सी दलील प्रबल है। क्या सभी स्तरों पर शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में मुहैया कराई जानी चाहिए? जितने भी स्तर हैं उन पर जो शिक्षा है ना क्षेत्रीय भाषा, जो जैसे कोई मारवाड़ी बोल रहा तो मारवाड़ी में, कोई बुंदेली बोल रहा तो बुंदेली में, क्षेत्रीय स्तर पर कराने जाना चाहिए क्या? ये ऑप्शन नंबर दलील क्या कह दे के रखी है, देखिए, हाँ चीनी जापान की शैक्षणिक पद्धति स्थानीय भाषा में है। तो भाई चीन जापान से हमें क्या लेना देना, वक्तव्य दलील ये थोड़ी है। नहीं, यह रोजगार के अवसर कम कर सकता है। चीन जापान की तो कुछ बोली नहीं है, मतलब इससे कोरिलेटेड होना चाहिए। अभी तो चीन जापान की बात कर रहे हैं, उसमें शैक्षिक पद्धति के बारे में बात। चीन जापान हमसे स्टेटमेंट में कोई कंपैरिजन देश के बारे में कुछ बात की है क्या? नहीं ना, तो इसलिए ये तो दलील सही नहीं रहती। दलील को मैच करना चाहिए उससे, ठीक है, उसके कंटेक्स्ट में बात होना चाहिए। नहीं, यह रोजगार के अवसर कम कर सकता है। जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर रहा हो और हमारी आर्थिक गतिविधियों में विदेशी उद्यमियों का एक बड़ा योगदान अपेक्षित हो, तो वे संभवतः विदेशी भाषा जानने वाले कर्मचारियों का चयन करना पसंद करेंगे। तो ये बात सही है। देखिए हम वैसे ही अभी विकसित कंट्री, विकासशील देश हैं, विकसित कंट्री है, ठीक है, विकासशील में तो हम अभी आए नहीं है। तो अगर हम सब क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे तो फिर सबका अलग अलग हो जाएगा ना। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है विदेशी भाषा जानने वाले कर्मचारियों का चयन करना पसंद करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मतलब ये दलील काम कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केवल दलील सेकंड प्रबल है, जो दलील प्रबल है वो बताना थी ऑप्शन। तो इसी के साथ पार्ट ये जो हमारा इस पार्ट के अंदर 100 क्वेश्चन, मतलब हमने 80 टू 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा उसमें 101 से 120 क्वेश्चन तुरंत इसके जस्ट बाद आएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, ये पार्ट नंबर 4 था। इससे आने वाले पार्ट नंबर 5 है। और अगर आप पाथ क्रिएटर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल पाथ क्रिएटर एकेडमी लिखिए और इस तरीके का लोगो मिल जाएगा, आप जुड़ जाएंगे तुरंत, ठीक है। जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वॉच तो कर लेते हो आप लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें प्लीज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 के अंदर।